अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुज़ू। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक भी मौजूद है जिसमें हम करंट के ज़रिए अपने सोल्यूशन का एनालिसिस करते हैं। उस इंटरेस्टिंग टेक्निक का नाम है पोलैरोग्राफी और आज हम उसी टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, व्हाट इज़ पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी का फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक। पोलैरोग्राफी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। सेकंड पॉइंट पे मूव करने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे एनालिटिकल मेथड्स दैट यूज रेडोक्स रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स to measure chemical information such as concentration, types of ions and kinetics। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ऐसे एनालिटिकल मेथड्स जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स यानी कि आपके जो एनोड और कैथोड हैं उस पर होने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को यूज करके मेजर करते हैं अपने केमिकल इन्फॉर्मेशन को, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन क्या है उस सोल्यूशन की, उसमें टाइप्स ऑफ आयन कौन कौन से प्रेजेंट है, क्या उसका काइनेटिक्स क्या है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। देखिए, आप इस वर्ड पे गौर करें, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। एज अ रिजल्ट उस करंट देने के नतीजे में जब हम सोल्यूशन से करंट प्रोवाइड करेंगे या पास आउट करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होंगे और वो केमिकल रिएक्शंस की नेचर कैसी होगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन होंगे यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब वो जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ आयन प्रेजेंट है या उसका काइनेटिक्स क्या है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पोलैरोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को कि पोलैरोग्राफी टेक्निक में हम करंट प्रोवाइड करके कैसे एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इन पोलैरोग्राफी विच स्लोली इंक्रीजिंग बाय स्लोली इंक्रीजिंग वोल्टेज वी मेजर द करंट चेंजेस इन द सोल्यूशन। ये जो सेकंड पॉइंट है बेसिकली ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है पोलैरोग्राफी का, जिसके मुताबिक क्या करते हैं हम स्लोली स्लोली इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को और एज अ रिजल्ट वोल्टेज के इंक्रीज करने से जो करंट चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं ना सोल्यूशन में, उसको हम यूज करते हैं अपनी इस केमिकल इंफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए। आपको ओहम्स लॉ के बारे में जानते होंगे आप लोग कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो आपका करंट भी बढ़ता है। तो उसी प्रिंसिपल को हमने बेसिकली यहाँ यूज करना है। तो जैसे जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखे, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो आपका करंट चेंजेस करवाता है आपके सोल्यूशन के अंदर, और वो सोल्यूशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो केमिकल रिएक्शंस आते हैं, बेसिकली वो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं अपनी केमिकल इंफॉर्मेशन को, जिसमें टाइप्स ऑफ आयन क्या है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है या उसका काइनेटिक्स क्या है। अब सवाल ये आता है कि हम इस करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को डिस्कस ही क्यों करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं जी। तो थर्ड पॉइंट यही बताता है, यही आपके सवाल का जवाब है। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप हमें बताता है कि हमारे सोल्यूशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और हमारे सोल्यूशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस मींस विच टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस हाउ मच आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ये है इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस वजह से हम इस करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को पोलैरोग्राफी में डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, इसका एक और भी पॉइंट है कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं। पोलैरोग्राफी में करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को। DME स्टैंड फॉर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल जिसमें हमने पढ़ा पोलैरोग्राफी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। इलेक्ट्रोकेमिकल किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि स्लोली इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को और करंट जो चेंजेस लेके आएगा सोल्यूशन में उसको हम मेजर करते हैं। इस करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को हम क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि हम अपने सोल्यूशन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें। और उसको मेजर कैसे किया जाता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के थ्रू। अब हम चलते हैं देखते हैं कि पोलैरोग्राफी में जो सेल सेटअप है उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वन, इसमें हम यूज करते हैं कैथोड को। आपका जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड DME बेसिकली ये आपका कैथोड होता है जिसके जरिए हमने इस करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है। सेकंड पॉइंट है आपका एनोड। एनोड आपका पोलैरोग्राफी में होता है या तो एक सॉलिड स्टेबल मर्करी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है, या पूल ऑफ मर्करी को हम एक्ट एग्जा करता है एनोड के तौर पे। थर्ड है सोल्यूशन। सोल्यूशन आप किस चीज का होगा, आपके एनालाइट का। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इनर्ट साल्ट होता है जो सोल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं पावर सप्लाई को, वोल्टेज देते हैं, करंट चेंजेस को मेजर करना होता है।
तो वहाँ पे उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रिएक्ट नहीं करता हमारे एनालाइट के साथ, इसलिए हम एक इनर्ट साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं जो जस्ट क्या करता है, आपके सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये था इसका सेल सेटअप। अब हम देखते हैं इसकी सिंपलेस्ट डायग्राम पोलैरोग्राफी की सेल सेटअप की, जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या होगा, एनालाइट और आपका स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इस सोल्यूशन के साथ कनेक्टेड है आपके दो तरह के इलेक्ट्रोड, एक है नोड और एक है आपका कैथोड, जो कि है बेसिकली ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। यहाँ पे नोड किस चीज़ का बना हुआ है, स्टेबल मर्करी इलेक्ट्रोड है, और जो आपका कैथोड है वो क्या है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपकी पोटेंशियल स्टेट। ये बेसिकली पावर सप्लाई है हमारे पोलैरोग्राफी के सेल सेटअप में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल स्टेट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल स्टेट का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, प्लस क्या करता है, करंट की मेजरमेंट करता है। हमने बेसिक प्रिंसिपल क्या पढ़ा था पोलैरोग्राफी का, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोली इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को और करंट चेंजेस को मेजर करते हैं। अब वोल्टेज को कंट्रोल करना है हमने, ठीक है ना, स्लोली इंक्रीज करना है उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे जो पोटेंशियल स्टेट यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये इसका फंक्शन है। इसने उस वोल्टेज को कंट्रोल करना है, स्लोली स्लोली हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल स्टेट। और एज अ रिजल्ट जो करंट मेजरमेंट करते हैं, यानी जो करंट चेंजेस लेकर आता है, उसको हम पोटेंशियल स्टेट के जरिए मेजर करते हैं। और ये हम करते ही क्यों हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम अपने सोल्यूशन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें। तो ये आपके पास थी एक सिंपलेस्ट डायग्राम सेल सेटअप की और पोलैरोग्राफी। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर हम चलते हैं इसके पोलैरोग्राफी के वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। स्टूडेंट्स, DME स्टैंड्स फॉर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जो बेसिकली पोलैरोग्राफी में एक्ट एज अ कैथोड कर रहा होता है। अब इसको ड्रॉपिंग क्यों कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कैथोड इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी एक लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और उस लिक्विड मर्करी के इर्द गिर्द, उस लिक्विड मर्करी के इर्द गिर्द एक कैपिलरी की लेयर होती है, ठीक है। कैपिलरी ने उसको कवर किया होता है लिक्विड मर्करी को। अगर हम कैपिलरी वाल को यूज ना करें उस लिक्विड मर्करी को कवर करने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि आपका लिक्विड मर्करी एक ही दफा में सारा का सारा सोल्यूशन में गिर जाए। उससे हमारा एनालिसिस सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड है ना, लिक्विड सारा का सारा आपके सोल्यूशन में जाके गिर सकता है। लेकिन उससे इस चीज़ से बचाने के लिए हम उसके इर्द गिर्द सराउंड कर देते हैं एक कैपिलरी वाल को। उस कैपिलरी वाल की मदद से जो ड्रॉपिंग, जो आपका लिक्विड मर्करी है, वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आकर इस सोल्यूशन में गिरता है। जो ड्रॉप्स बनते हैं ना उस लिक्विड मर्करी के, वो उस कैपिलरी की वजह से कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका फंक्शन ही ये है कि हमारे पास जो आएगा ना मर्करी, लिक्विड मर्करी, वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आता है। तो इसलिए इसका नाम रखते रहता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जो बेसिकली एक्ट कर रहा होता है, एक्ट एज अ कैथोड कर रहा होता है। आज मैंने आपको सिर्फ इसका छोटा सा इशारा दिया है कि ये काम कैसे करता है DME। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से ये डिस्कस करेंगे कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन क्या होती है या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि पोलैरोग्राफी में इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है जी। अभी मैंने इशारा तो आपको बता दिया कि ये किस स्टेट में होता है और कैपिलरी वाल का क्या फंक्शन है और क्यों इसको कहा जाता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। पोलैरोग्राफी के ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स एनालाइट सोल्यूशन में जाके गिरते हैं। देखें, जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, उसके जो ड्रॉप्स होंगे वो जाके गिरेंगे हमारे एनालाइट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब DME क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। जब वो ड्रॉप्स आके सोल्यूशन में गिर जाएंगे हमारे कैथोड के, जो बेसिकली क्या है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, उसके बाद हम वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स के इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स उस एनालाइट सोल्यूशन में गिरने के बाद हम वोल्टेज को स्पीडली यानी स्लोली स्लोली इंक्रीज करना शुरू करते हैं। इससे ना आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि ये ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के ड्रॉप्स का एनालाइट सोल्यूशन में जाकर गिरना, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, ये खुद ब खुद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लिक्विड मर्करी लिक्विड की स्टेट में है, ठीक है जी। इस वजह से हमने यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की है, बल्कि ये काम खुद ब खुद हो रहा है। जब वो ड्रॉप्स जाके एनालाइट सोल्यूशन में गिर जाते हैं ना कैथोड के, उसके बाद हम वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं और अपनी वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं, स्पीडली इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, ठीक है। वोल्टेज को इंक्रीज करते 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 हम उसको उस वैल्यू तक लेकर आते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स स्टार्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट यही है, व्हेन वोल्टेज बिकम हाई इनफ देन वी रेडॉक्स रिएक्शन उस
सोल्यूशन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। हमने वोल्टेज को कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से। इंक्रीज करते 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 हम उस वैल्यू तक जा पहुंचे जब हमारे उस सोल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एनोड पे कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। इसको लेके अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी एनालाइट की और कैथोड पे जो रिडक्शन होती है वो भी एनालाइट की होती है। तो वो कंसेप्ट गलत है। बेसिकली होता कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है लेकिन इटसेल्फ मर्करी की होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है एनालाइट की। देखिए हमारा जो एनालाइट है जिसका हमने एनालिसिस करना है वो जा किस पे रहा है, हमारे कैथोड पे। इस वजह से जो DMe है, कैथोड बेसिकली आपका ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है ना, इसीलिए इसका जो फंक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। अब ये नोड पे मर्करी जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हमने तो मर्करी का एनालिसिस नहीं करना, हमने तो कैथोड पे मौजूद जो हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन हो रही है एनालाइट का, उसका एनालिसिस करना है। तो इसी वजह से हम डिस्कस बेसिकली इसी को करते हैं, लेकिन उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, एनोड और कैथोड को, जिस बोथ इलेक्ट्रोड्स को हमने अपने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया होगा ना, तो उसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एनोड का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एनोड पे मर्करी का रिएक्शन हो रहा है, मर्करी इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमारा एनालाइट जा कहाँ रहा है, कैथोड पर, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पर। इस वजह से हम डिस्कस किसको करते हैं और ज्यादा हमारी जो फोकस है किस पे होता है, DMe पे होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वोल्टेज को हम इंक्रीज करते रहते हैं। जाहिर है जब वोल्टेज इंक्रीज होगी आपका करंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे आपका करंट भी इंक्रीज होता जाएगा और एज अ रिजल्ट जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे थे आपके सोल्यूशन के अंदर, कौन से थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, वो होते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात है, वो ये है कि देखिए हमने वोल्टेज को स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, उसको इंक्रीज करते 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 हम उसको उस वैल्यू पर लेकर आए कि हमारे सोल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गए हमारे इलेक्ट्रोड्स पर। लेकिन हमने यहाँ पर आके अपना काम बंद नहीं किया, हमने अपनी वोल्टेज की सप्लाई को नहीं रोका, बल्कि हम फर्दर वोल्टेज को प्रोवाइड करते रहे। जब हमने फर्दर वोल्टेज प्रोवाइड की तो इसका क्या मतलब हुआ, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो जो आपके सोल्यूशन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब होता क्या है, देखिए हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर देते। हमें पता चल गया कि भाई हमारे सोल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया है तो हम अपने उस पावर सप्लाई को खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं करते, हम वोल्टेज की सप्लाई देते रहते हैं। अब फिर जब हम वोल्टेज को सप्लाई करते रहते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम वोल्टेज फर्दर प्रोवाइड करते हैं ना तो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। ठीक है जी, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा टाइम भी आता है जब करंट अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है, और जब आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हो तो करंट इंक्रीज नहीं होता है और ना ही डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका अगला पॉइंट है, मैंने क्या लिखा है, करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाता है कब, जब हमारे पास हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं। देखिए ना हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, लेकिन वो एक हद तक बढ़ेगा, उसकी एक हदूद है। ठीक है, जब हम उस लिमिट तक पहुंचते हैं करंट की, तो क्या होता है, हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं लेकिन करंट ना तो हमारा बढ़ता है ना ही कम होता है, बल्कि एक लिमिटिंग वैल्यू तक, एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाता है। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं डिफ्यूजनल करंट या लिमिटिंग करंट बोलते हैं। ये लिमिटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसमें हम फर्दर वोल्टेज प्रोवाइड करें तो आपका करंट ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। फिर उस वक्त हमारा जो रिएक्शन का रेट होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, तो उस वक्त हमारे पास रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसका मतलब ये होता है कि आपके एनालाइट आइंस बल्क सोल्यूशन से मूव करते हैं मरकरी की सरफेस की तरफ। ठीक है जी, हमने वोल्टेज को जीरो से स्टार्ट किया, बढ़ाते बढ़ाते हम उसको उस वैल्यू तक लेकर आए कि हमारे पास हमारे उस सोल्यूशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुके। लेकिन हमने यहाँ पर लाके उस वोल्टेज की सप्लाई को रोका नहीं, बल्कि हम फिर भी वोल्टेज बढ़ाते रहे, करंट बढ़ता रहा। लेकिन एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पॉइंट आया जब हमने वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया तो करंट ने जवाब दे दिया, ना तो वो इंक्रीज हुआ ना ही वो डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त करंट अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका था, अपनी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर चुका था। उस कांस्टेंट वैल्यू क्या कहते हैं, लिमिटिंग करंट या डिफ्यूजनल करंट। डिफ्यूजनल करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आके जब हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन में मौजूद जो उसका कह लें कि रिएक्शन रेट है वो कौन कंट्रोल करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, बल्क सोल्यूशन से मरकरी सरफेस की तरफ मूव करना, किस चीज का, हमारे एनालाइट आयन का। ठीक है, उसके बाद ये जो पोलैरोग्राफी के रिजल्ट्स होते हैं उसको हम ड्रा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलैरोग्राम।
पोलैरोग्राम बेसिकली ग्राफ होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस के लोग वोल्टेज को लेते हैं और वाई एक्सिस के लोग करंट को लेते हैं। वोल्टेज और करंट को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमने पोलैरोग्राफी में डिस्कस ही करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को करते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमें ग्राफ मिलता है जो कि बेसिकली एस शेप कर्व होती है, जिसको हम सिग्मोइडल शेप कर्व भी कहते हैं या एस शेप कर्व भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे आज के टॉपिक का हमारे इस टॉपिक का एंड होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा कि पोलैरोग्राफी क्या है बेसिकली, उसके बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस किया, उसके सेटअप को डिस्कस किया, उसकी सिंपलेस्ट डायग्राम को देखा और साथ ही हमने पोलैरोग्राफी के वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से डिस्कस किया और पोलैरोग्राम की तरफ भी हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया। तो ये आज की वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।